हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले पार्ट्स के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया, नर्न्स इक्वेशन। इसके अलावा कंडक्टेंस वाला जो पार्ट रहता है वो हम कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलरोस लॉ को पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। एक या दो वीडियो के अंदर इसको कवर कर लेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल यानी इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बहुत बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किस किस को पता है। देखो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक ऐसा सेल जहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो और उस केमिकल रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लें किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें। यानी कि केमिकल रिएक्शन जो रहेगी उसकी केमिकल एनर्जी से जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवा लेते हैं, तो जिस सेल में ये रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक ऐसा सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कहां से, केमिकल एनर्जी से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ईएमएफ जो रहता है वो प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ। कुछ वोल्टेज बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस हो रही है तो। दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करता हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा, यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा होगा। ये प्रोसेस जो रहेगा इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। यानी कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेंगे, ईएमएफ को यूज करेंगे, ईएमएफ रिक्वायर्ड या फिर ईएमएफ यूज होगा इसमें, और इससे एक केमिकल एनर्जी के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इस एनर्जी किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, केमिकल एनर्जी के अंदर। यहाँ पे लिख देता हूँ केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है, दोनों ही पार्ट्स के अंदर, दोनों ही पार्ट्स में क्या होती है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। दोनों ही पार्ट्स के अंदर क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ भी एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर भी एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। डिफरेंस दोनों में इतना है कि ये जो रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रहता है वो एक स्पॉन्टेनियस, ये वर्ड आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सुना होगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन, या फिर लिख देता हूँ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए ये सेल जो रहता है काम करता है। इस सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगी कैसी होगी, वो स्पॉन्टेनियस होती है वो। जबकि यहाँ पर इस केस में इलेक्ट्रोकेमिकल की बजाय इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो रिएक्शंस रहती है वो एक्चुअल में कैसी रहती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन रहेगी। अब इन दोनों को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना अगर किसी को नहीं पता है स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब कोई ऐसा काम जो अपने आप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, एक एक्टिविटी करी होगी कभी छोटी क्लासेस के अंदर। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कौन सा सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आप आयरन की नेल्स को डिप कर देते हो, किसको डिप कर रहे हो आप, आयरन की नेल्स को डिप कर रहे हो, तो क्या चेंज होता है, कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है चेंज। अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में आयरन की नेल्स डाल देते हैं तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो जाता है ना। तो ये रिएक्शन अपने आप हो गई, हमने इसको कुछ एनर्जी नहीं प्रोवाइड करी। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगी ये कैसी होगी, ये होगी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आप सभी के घर के ऊपर टंकी रखी होती है ना, ये घर हो गया आपका, और यहाँ पे आपने ये वाटर टैंक रखा हुआ है और इसमें से पानी नीचे आ रहा है। यहाँ पे ये टैप लगा हुआ है, इसको आप ऑन करते हो तो यहाँ पर बाल्टी में पानी आ जाएगा। क्लियर, इसी तरह से होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि नीचे बाल्टी में से पानी ऊपर चला जाए, क्या अपने आप ही काम हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन इसको करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, अगर एक मोटर हम लगा देते हैं, बाहर से हम एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, तो इस पानी को भी आप कहाँ पहुंचा सकते हो, ऊपर पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो दो काम हो रहे हैं। पहला काम तो ये हो रहा है कि पानी जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, वो काम अपने आप हो सकता है, वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो आपको नीचे से फोर्स लगाना पड़ेगा, नीचे से एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि ये खुद नहीं हो सकता, इसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेम वे में ये जो रिएक्शन होगी ये कैसी होगी, ये होती है कैसी भाई,
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप हो रही है ये। और मैं बोलता हूँ वाटर के टूटने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनती है। आपके पास एक गिलास पानी रखा हुआ है, उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको अलग अलग करवानी है। इसके लिए भी एक्टिविटी 10th क्लास के अंदर आती थी। तो वो जो एक्टिविटी रहेगी उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होंगे, उसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें से पास करा देते थे कि जब वाटर में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो वाटर अपने कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ये जो रिएक्शन रहेगी ये ऐसे रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर क्या रहती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप नहीं हो सकती, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो दोनों चीजें आपको अगर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस समझ में आ गई तो अभी ध्यान से सुन लो कि जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे, जो आपके पास सेल्स आती हैं, जो बैटरीज आती है जिनको आप रिमोट्स के अंदर यूज कर रहे हो, उनके लिए उनको जो आप यूज करते हो, क्या आप बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं? क्या नहीं करवा रहे हैं। और वो अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। तो इसका मतलब वो कैसी रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। और ये चीज हम देख चुके हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं दे आर बेस्ड अपॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। वो सॉल्यूशन रखा हुआ था तब तक कोई उसमें रिएक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो उसमें केमिकल रिएक्शन होने लगी। तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया, ईएमएफ को यूज किया, सो दैट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी मतलब केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रही है। तो ये हो गया बेसिक सा एक डिफरेंस। आपको समझ में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है। ठीक है, और जो बाकी डिफरेंस आते रहेंगे वो साथ साथ हम देखते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनता है, कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं हम, एक किस तरह बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे पहले मैं एक बीकर लेके चलता हूँ जिसमें हमें जो सेल रहेगा वो बनाना है। एक बर्तन हमने ले लिया, एक बीकर हमने ले लिया, और उस बीकर के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर लेता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट आपको फिल कर लेना है। जैसे कि आपको एग्जांपल सबसे पहले मैं याद दिला देता हूँ, आपने एक रिएक्शन करी थी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। किस किस को याद है ये रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। किस किस को याद है भाई ये रिएक्शन? क्या करते थे, हमारे पास एक बीकर होता था, उसके अंदर वाटर ले लेते थे, इसको हम क्या करते थे, एसिडिक बनाते थे, थोड़ा सा एसिडिक बनाते थे, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर अगर आप लेके चलते हो उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन अगर उनमें आयंस ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट हो पाएगी। तो हम बोल रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा एसिडिक बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, डाइल्यूट H2SO4 हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। क्या डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें लगाते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर क्या लगाए जाते हैं, फिर 2 इलेक्ट्रोड्स। जनरली इलेक्ट्रोड्स जो रहते हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं, वो ऐसे लिए जाते हैं कि वो इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ खुद रिएक्ट ना करें। अगर खुद ही रिएक्ट कर गए तो फिर तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। फिर तो क्या होगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कोई ना कोई रिएक्शन हो सकती है, कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हमें क्या करना है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रखनी है। तो उसके लिए ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड रहेंगे, इलेक्ट्रोड कैसे लेके चलते हैं, हम इनर्ट लेके चलते हैं। इलेक्ट्रोड्स कैसे लेके चलते हैं, इनर्ट लेके चलते हैं। इनर्ट मतलब जो रिएक्ट ना करे। इनर्ट का मतलब क्या होगा, जो रिएक्ट ना करे इस गिवन इलेक्ट्रोलाइट के साथ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या बोलता हूँ कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कौन सा लेके चले, कौन सी मेटल का लेके चले। तो इनर्ट मेटल फॉर एग्जांपल आप लेके चल सकते हो प्लेटिनम। प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल बोली जाती है क्योंकि बहुत ही कम रिएक्टिव होती है। ठीक है, इसके बाद आप ग्रेफाइट भी ले सकते हो। ग्रेफाइट जो रहेगा वो भी रिएक्ट नहीं करेगा इस सॉल्यूशन के साथ। तो इसका मतलब आप इन दोनों में से किसी भी एक को लेके चल सकते हो। जो आपने एक्टिविटी करी होगी वहां पर आपने ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लिए होंगे और इनको बाहर से किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इनको कहां से जोड़ देते हैं हम, बैटरी से हम जोड़ देते हैं इस तरह से। ये बैटरी लगा दी है मैंने। ठीक है, अगर आप की लगाना चाहो तो की लगा सकते हो। अभी तो की ये ओपन है, इसके बाद क्लोज करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी इसमें से। तो हम बोलते हैं कि जब आप इस इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो जाएगी। उस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बोला जाएगा या फिर इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाएगा। और इलेक्ट्रोलिसिस आप कराओगे तो कैथोड पे अलग रिएक्शन होगी, कैथोड के ऊपर अलग रिएक्शन होगी, एनोड के ऊपर अलग रिएक्शन होगी। देखा जाए तो यही सारा प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। यही सारा प्रोसेस यूज करने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम क्या लेके चलते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट लेके चलेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान से सुनते जाना है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेके चले,
इलेक्ट्रोलाइट आप कोई भी लेके चल सकते हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड लेके चल सकते हो। कौन सा कंपाउंड लेके चलोगे? आयनिक कंपाउंड लेके चलोगे। अगर आप मॉलिक्यूलर लेके चलते हो, कोवेलेंट लेके चलते हो, तो उनको अगर आप यहाँ पे रखते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। हम कौन सा लेके चल रहे हैं? आयनिक कंपाउंड लेके चल रहे हैं। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेके चलेंगे? आयोनिक कंपाउंड लेके चलेंगे। आयोनिक कंपाउंड, इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोला जाता है। इनको और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में नहीं ले रहे हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएंगे। या तो वो रहेंगे मोल्टन स्टेट में, या तो रहेंगे मोल्टन स्टेट में, या फिर रहेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर रहेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट हम लेके चल सकते हैं NaCl, KCl, CaCl2। इसके अलावा अगर आप कोई एस्टर लेके चल सकते हो, सॉरी जो सोडियम इथेनॉइड, सोडियम प्रोपेनॉइड, अगर वो लेके चलना चाहते हो तो वो भी लेके चल सकते हो। ठीक है, आयंस उसके अंदर अलग अलग होने चाहिए। तो हम बोलते हैं कि मान लेते हैं कि हमने NaCl का एक सोल्यूशन ले रखा है। किसका सोल्यूशन ले रखा है? NaCl का। लिक्विड स्टेट में लेके चले या एक्वस स्टेट में लेके चले, अभी हम केवल प्योर कंपाउंड लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्वस सॉल्यूशन में लेके चलेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। जो सबसे बेसिक एक केस रहेगा वो मैं लेके चल रहा हूँ। तो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं? NaCl का सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NaCl, और वो सॉल्यूशन ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको मोल्टन स्टेट में लेके चल रहा हूँ। किस स्टेट में लेके चल रहा हूँ? मोल्टन स्टेट के अंदर। यानी NaCl को इतना आपने हीट किया कि वो मेल्ट हो गया। पिघले हुए नमक को हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है NaCl लिक्विड। अगर NaCl को अगर पानी में घोल दोगे तो वो NaCl एक्वस लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको हीट करने की जरूरत नहीं है। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। इलेक्ट्रोड हम लगा लेते हैं किसी इनर्ट मेटल के। इनर्ट मेटल फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा लिए। किसके इलेक्ट्रोड लगा लिए हमने यहाँ पे? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा लिए। ये 2 इलेक्ट्रोड लगा लिए। अब एक चीज ध्यान से देखो, एक डिफरेंस मिलेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर आप 2 अलग अलग बीकर लेके चलते थे, दोनों के अंदर एक मेटल और उसका इलेक्ट्रोलाइट रहता था। दोनों बीकर्स के अंदर एक मेटल उसका इलेक्ट्रोलाइट, दूसरी मेटल दूसरा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक ही बीकर लेके चल रहे हैं और उसी के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट में ही दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने रखा हुआ है। दोनों इलेक्ट्रोड आप सेम लेके चल सकते हैं, वहां नहीं लेके चल सकते थे। एक डिफरेंस आ गया ये कि उस केस के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स रहते थे वो डिफरेंट रहते थे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम डिफरेंट लेके चलते थे। बट इन दिस केस, इस केस के अंदर क्या रहेगा? यहाँ पर आप जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड है सेम लेके चल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी सेम लेके चल सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रहता है वहां पर एक टर्म आती है भाई कंसंट्रेशन सेल। अगर आप कुछ अगर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हो सकता है वो टर्म आपको पढ़ने को मिल जाए। अगर आप कोई अच्छी बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी में नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बताया जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर भी वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है, वहां पे केवल दो क्या करते हैं, दोनों बीकर्स के अंदर इलेक्ट्रोड सेम है, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, बस उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट रखते हैं। तो कुल मिला के जब कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा उसको हम बोलते हैं कि 2 अलग अलग आपके पास इलेक्ट्रोलाइट हो गए, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रोलाइट है। इसके बाद इनको बाहर से हम किससे कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ऊपर वाली उस चीज को हटा दूं मैं। तो इनको बाहर से एक बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा। मान लेते हैं कि मैं इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करानी है। अभी की को क्लोज नहीं करते हैं, इस तरह से ये की को मैंने ओपन रख लिया और इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता हूँ, एक डिफरेंस मेरे को और क्या दिख रहा है कि उस केस में, इलेक्ट्रोकेमिकल के केस में आप लेके चलते थे एक सोल्ट ब्रिज। क्या यहाँ पे कोई सोल्ट ब्रिज है? क्या सोल्ट ब्रिज की जरूरत भी है आपको? बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो एक डिफरेंस आपको लिख लेना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर हमें सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ए सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? ये भी एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? हमें यहाँ की को क्लोज करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये ध्यान से देखो, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है। इनमें से कौन सा कैथोड रहेगा, कौन सा एनोड रहेगा? कौन सा कैथोड रहेगा और कौन सा एनोड रहेगा, ये कैसे पता करेंगे? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैथोड और एनोड की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन क्या होती है कैथोड एनोड की? एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पे रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलते हैं। कैथोड क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर क्या होता है भाई? रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है।
और एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको बोला जाता है एनोड। इसको मैं लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई डेफिनेशन नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे पॉजिटिवली चार्ज ये होता है, नेगेटिवली चार्ज ये होता है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने एक वर्ड याद किया था। कौन सा वर्ड याद किया था? वर्ड था एलोन। क्या वर्ड था? एलोन। ये किसके लिए था? ये गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए था। ये किसके लिए था? ये गैल्वेनिक सेल के लिए या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। मैं स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप लोगों ने याद कर रखा हो इस वर्ड को, नहीं भी कर रखा हो तो इसको याद कर लेना। ए फॉर एनोड, ए फॉर एनोड। एल का मतलब है लेफ्ट, एनोड को लेफ्ट में दिखाएंगे। इस पे ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? इस पे ऑक्सीडेशन होगा। एन का मतलब ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा। इसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा? नेगेटिवली चार्ज रहेगा ये इलेक्ट्रोड। ई से क्या बनेगा? इलेक्ट्रोड। तो एनोड इज ऑन द लेफ्ट, इससे ऑक्सीडेशन होता है और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। क्लियर है? तो इतनी चीज आपको याद रखनी है कि ये वर्ड जो हमने ये यूज किया था, ये किसके लिए यूज किया था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए यूज किया था, गैल्वेनिक सेल के लिए यूज किया था। इस केस में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या आने वाला है वो सुन लो, कि बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड नहीं रहेगा। कैसा रहेगा ये? इस केस में पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगा। इस पे चार्ज जो आएगा एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन बाकी चीजें सेम रहेंगी। यानी इसको लेफ्ट में आपको शो करना है। अगर आपको सेल रिएक्शन या सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखानी है तो भी आपको लेफ्ट में लिखना है। इस पे ऑक्सीडेशन ही होगा। सिर्फ एक डिफरेंस आया है कि यहाँ पे एनोड जो रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो एक डिफरेंस और आ गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड नेगेटिव रहता था, यहाँ पे एनोड कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर वहाँ पे एनोड नेगेटिव था तो कैथोड कैसा था? कैथोड पॉजिटिव था। यहाँ पे कैसा हो जाएगा? कैथोड। यहाँ पे कैथोड हो जाएगा नेगेटिव। दो डिफरेंस मिल गया आपको। अभी तक क्या क्या डिफरेंस पड़े हैं? सबसे पहले तो डेफिनेशन का आया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं और केमिकल रिएक्शन को शुरू करवा देते हैं। क्लियर? दूसरा डिफरेंस क्या आया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रहते हैं वो क्या करते हैं? उनके अंदर जो रिएक्शन होती है वो एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। बट इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल्स होते हैं दे आर बेस्ड अपॉन नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर है? थर्ड पॉइंट जो आता है वो क्या आया था कि इसके केस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में क्या लिखोगे आप कि वहां पर आपको दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम मिलते हैं जिनको अलग अलग बीकर्स में लिया जाता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल both the electrodes and a single electrolyte is taken in a single beaker। एक ही बीकर के अंदर लिया जा रहा है। नेक्स्ट ये आता है कि वहां पर हमें एक सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती थी। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। क्लियर? नेक्स्ट ये आया, यहाँ पे एनोड जो रहता था वो नेगेटिवली चार्ज था, यहाँ पे एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। कैथोड यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, कैथोड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इतने सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। क्या कर सकते हो? एक डिफरेंस और आएगा जो लास्ट में लिखवाऊंगा गिब्स फ्री एनर्जी के बेस पे, वो स्पॉन्टेनियस से आप याद कर सकते हो। स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? पहचानने का तरीका, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव रहती है। डेल जी कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कैसी आ रही है? नेगेटिव, इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस है। तो बताओ किस केस में डेल जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी? गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव किस केस में रहेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर? ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि वो जो रहता था वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती थी वहां पे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो अभी क्या रहेगा, इसको हटा रहा हूं मैं, ये चीज केवल याद रखने के लिए थी। किसके केस में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में। बाकी ये कॉन्सेप्ट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम की को क्लोज करते हैं, अगर इस की को क्लोज करते हैं तो इस पूरी वायर के अंदर करंट आ जाएगा। ये जो आगे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये भी प्लेटिनम का है, ये भी प्लेटिनम का है, इन दोनों के अंदर भी करंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये भाई अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपने से दूर भेजेगा। इस पास नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर?
सीधी सी बात ये याद रखो कि बैटरी का टर्मिनल अगर आप नेगेटिव टर्मिनल जिस तरफ जोड़ रहे हो तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल जहां जोड़ रहे हो वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फटाफट से मेरे को बता दो इनमें से कौन सा एनोड रहेगा, कौन सा कैथोड रहेगा, कौन सा एनोड रहेगा, कौन सा कैथोड रहेगा, बताओ क्या रहेगा। हम बोलते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव वाला है ये, तो इसका मतलब ये एनोड हो सकता है और ये जो रहेगा ये कैथोड हो सकता है, जो हमने अभी एक जो तरीका बताया था उसके हिसाब से, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। बाकी अगर कंफर्म करना हो, अगर दोनों रोड्स है तो हमें नहीं पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कौन सी इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है। ऑब्जर्वेशन आपको साफ साफ दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी, देखो हम बोल रहे हैं कि जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो NaCl लिक्विड है, NaCl जो आपको दिया हुआ है मोल्टन स्टेट में, ये टूट जाएगा। किस किस में टूटेगा, इसमें से दोनों कंस्टिट्यूएंट अलग अलग हो जाएंगे। सोडियम अलग होगा, सॉलिड स्टेट में जाएगा, और क्लोरीन अलग होगा तो Cl2 बनाएगा, Cl2 बनाएगा। यही चीज होगी। अगर इसको तोड़ा जाता है तो क्या बनेगा, सोडियम अलग क्लोरीन अलग। अगर मैं दोनों रिएक्शंस को अलग अलग लिखता हूँ कि भाई ये जो रिएक्शन है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, चेक करो। सोडियम का चार्ज कितना होता है, +1, क्लोरीन का चार्ज -1 होता है। यहाँ पे सोडियम पे कितना चार्ज है, 0, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट के अंदर आ गया है, प्योर स्टेट में आ गया है। क्लोरीन का चार्ज कितना है, 0, क्योंकि ये भी प्योर स्टेट के अंदर आ गया है। अब फटाफट देखो कि भाई कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, देखो ध्यान से। सोडियम +1 से 0 में चला गया, सोडियम ने क्या किया, +1 से 0 के अंदर चला गया। मतलब क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। क्या मैं इसलिए लिख सकता हूँ कि सोडियम जो पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बना देगा वो सोडियम सॉलिड बना देगा, चार्ज खत्म हो जाएगा। दूसरा क्लोरीन जो था वो नेगेटिव से 0 में चला गया, नेगेटिव से 0 के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया, तो खाली क्लोरीन बचेगा, और खाली क्लोरीन तो कभी रह नहीं सकता, वो Cl2 की फॉर्म में रहेगा। तो 2 क्लोरीन रहेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे वो, और Cl2 बना देंगे। अब ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। या फिर ऐसे देख लो कि ये +1 स्टेट से 0 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज हो गया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो रिएक्शन है ये किसकी है, ये रिडक्शन की रिएक्शन है। किसकी है, ये रिडक्शन की। और ये जो रिएक्शन होगी इसकी ऑक्सीडेशन की होगी, -1 से 0 में चला गया, ऑक्सीडेशन और बढ़ा के नहीं बढ़ा, बढ़ गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है, इतनी चीज आप छांट सकते हो। इसके बाद मैं बोलता हूँ कि हमारे पास भाई Na जो है वो चला गया Na की फॉर्म में, Na पॉजिटिव आयन जो थे वो Na की फॉर्म में चले गए, और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गए। अब ये दोनों रिएक्शन जो रहेंगे ना, ये मैं बोल रहा हूँ ये तो हो रहा है आपका क्या, रिडक्शन, और ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। क्या ये दोनों रिएक्शन एक ही जगह पे होगी या अलग अलग इलेक्ट्रोड पे होगी, अलग अलग इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज, या बोल सकते हैं कि एक इनमें से एनोड की तरह काम करेगा, दूसरा इनमें से कैथोड की तरह काम करेगा। तो एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये रिएक्शन होगी एनोड के ऊपर। यहाँ पे लिख सकते हो आप एट एनोड, एनोड के ऊपर ये रिएक्शन हो जाएगी। ये रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड के ऊपर लिख सकते हो आप एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहे हैं वो मैंने बोला है कि NaCl लिक्विड स्टेट है, मैं मोल्टन स्टेट के अंदर लेके चल रहा हूँ। इसको मैं एक्वस सॉल्यूशन भी लेके चल सकता हूँ, और कोई और भी मैं मीडियम डाल सकता हूँ कि NaCl को आप इसमें ईथर के अंदर डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्वेंट रहेगा वो कुछ हो सकता है, या हो सकता है सॉल्वेंट कुछ हो ही ना, ये खुद ही सॉल्वेंट का काम कर रहा है कि नहीं। NaCl अगर लिक्विड स्टेट में है, प्योर है वो, तो वो खुद ही एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर सकता है, वो खुद ही एक इलेक्ट्रोलाइट है। या फिर हो सकता है कि उसको वाटर के अंदर या किसी अदर मीडियम के अंदर हम डिजोल्व करते हैं और एक सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये आएगी, ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। मोल्टन स्टेट की वजह क्या हो सकता है, वो एक्वस फॉर्म के अंदर हो सकता है, और जब एक्वस फॉर्म में होगा तो वहां पे अलग तरह की रिएक्शन होगी। सोचो अगर वाटर आपने इसके अंदर डाला हुआ है तो वाटर भी तो टूटने की कोशिश करेगा। हमने शुरू में बताया था एक केस कि वाटर भी टूटता है H2 और O2 के अंदर, तो H2O2 के अंदर वाटर टूटेगा, और जो आप जो सब्सटेंस जो कंपाउंड लेके चलोगे वो भी टूटेगा। तो फिर वहां पे कंपटीशन लग जाएगा, कौन जीतेगा, क्या इसका कॉन्सेप्ट रहता है, वो चीज हम नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। एक और चीज डिस्कस करने वाले हैं, अगर इलेक्ट्रोड जो है
अगर वो खुद भी ऐसे हो जो थोड़ी सी एनर्जी देके वो खुद भी रिएक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड लेके चल सकते हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा वो चीज़ भी देखेंगे। अब अगर मैंने बोला था अभी आपको बीच में कि ऑब्जर्वेशंस आपको क्लियर मिलेंगी कि हम पहचान सकते हैं कि कौन सा इनमें से एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा। अगर ये सेल इस तरह से सेट करके दिया हुआ है, आपको बोला कि कौन सा इलेक्ट्रोड है, कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, ये चीज़ अगर आपसे पूछी जाए और बैटरी को छुपा ले, आपको नहीं पता है कि कौन से साइड में पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, कौन सी साइड में नेगेटिव है, तो हम इस रिएक्शन की हेल्प से बता सकते हैं। यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे उनकी हेल्प से बता सकते हैं। देखो मैं बोलता हूँ कि हमारे पास ये रिएक्शन कहाँ पे होगी, कैथोड के ऊपर होगी, तो कैथोड के ऊपर सोडियम सॉलिड फॉर्म में आने लग जाएगा। ये जो रहेगा यहाँ पर सोडियम डिपॉजिट होने लग जाएगा। क्या डिपॉजिट होने लग जाएगा? सोडियम डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका साइज बढ़ने लग जाएगा। इसका साइज क्या हो जाएगा भाई? बढ़ने लग जाएगा। जो कैथोड रहेगा उसका साइज बढ़ने लग जाएगा। और ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्योर फॉर्म में आप ही तरीका यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। मेटल्स का रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। उस कैथोड का साइज बढ़ गया। दूसरी तरफ ये जो रहेगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये Cl2 गैस निकलेगी, और गैस जब निकलेगी तो उसके बबल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बबल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, इस तरह से निकलते हुए इसके बबल्स आपको दिखाई देंगे। इसका साइज नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे बबल्स आपको दिखाई देंगे। क्लियर? तो इस तरह से आप बता सकते हो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी कि कौन सा इनमें से कैथोड होगा, कौन सा इनमें से एनोड होगा। तो आज की वीडियो के अंदर फिलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के और जो फर्दर एस्पेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जो रहता है, उसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जेईई नीट के अंदर और बोर्ड्स के अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।